हेलो, यस। कल हम लोगों ने एग्रीकल्चर की क्या हालत थी उसकी बात कर ली थी। आज हम इंडस्ट्री शुरू करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन। यहाँ देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक सेल्फ रिलायंट इकनॉमी था, जिसकी कॉटन इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, मेटल एंड स्टोन्स में बहुत अच्छी पकड़ थी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे मेटल्स और स्टोन एक्सपोर्ट किए जाते थे। अच्छी हालत थी हमारी, सेल्फ रिलायंट थे। ब्रिटिशर्स ने, मैंने आपको बताया, कभी एफर्ट्स नहीं लगाए हमारा जीडीपी कैलकुलेट करने का, ठीक है। और जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई वो ऐसी बनाई जो ब्रिटिशर्स के फेवर में थी, इंडियन इकनॉमी के फेवर में नहीं थी, क्योंकि इन्होंने हमारा जीडीपी निकालने की कभी कोशिश नहीं करी। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने एफर्ट्स लगाए जीडीपी निकालने के लिए, जिसमें डॉक्टर राव के एस्टीमेट सबसे एक्यूरेट माने गए, ठीक है। और उन्होंने ये हमें बताया कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 2% से भी कम था। अब मेरी बात सुनो, इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको कहा हमें अज्यूम करना है हम 1947 में हैं, 2022 में नहीं है। कहाँ है? और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1947, 1947 में भारत की क्या हालत थी। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको 6 अलग अलग डायमेंशंस पे बात करूंगा, जिसमें हमने पहले डायमेंशन पे बात कर ली एग्रीकल्चर, और आज हमें दूसरे पे बात करनी है इंडस्ट्री। किस पे बात करनी है? एग्रीकल्चर में मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई वो एक बार क्विकली रिकॉल करा रहा हूँ। यहाँ देखो मेरी तरफ, मैंने आपको कहा हमारी 85% आबादी गाँव में रहती थी, और ऑब्वियसली गाँव में रहेंगे तो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 85% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, फिर भी इन्होंने एग्रीकल्चर को आगे लाने के लिए कोई स्टेप नहीं ली। उल्टा जब अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन पे पहुंच चुका था। ऐसी हालत में था कि अब ना तो वो बढ़ सकता था ना नीचे आ सकता था, क्योंकि इतना नीचे आ चुका था कि उससे नीचे भी क्या आएगा, बुरी हालत थी। मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर की इतनी बुरी हालत के 4 मेन रीज़न थे, आपको बताया मैंने। पहला रीज़न मैंने आप लोगों को बताया लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा बताया हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, तीसरा बताया कमर्शियलाइजेशन, और चौथा बताया पार्टीशन ऑफ इंडिया। पहला कारण मैंने आप लोगों को बताया कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम, अंग्रेज़ लेकर आए ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में ज़मीनें जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड की होती थी वो खेती करने के लिए फार्मर को देते थे, ठीक है। पहले भी फार्मर खेती करता था, लेकिन फार्मर को उन ज़मीनों पे कोई रेंट नहीं देना पड़ता था। ये लोग लेकर आए ज़मींदारी सिस्टम, उसमें फार्मर को अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए भी क्या देना पड़ता था, रेंट, और रेंट भी बहुत हाई। इतना रेंट ले लेते थे कि फार्मर के पास कुछ बचता ही नहीं था, इतना ही बचता था कि वो 2 वक्त का खाना खा पाए। जब आपके पास इतने कम रिसोर्स बचेंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे? आज मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं अगर आप लोगों से कोई अमाउंट ले रहा हूँ तो वो अमाउंट में मेरी कॉस्ट भी निकले, इंस्टीट्यूट की कॉस्ट भी निकले, और इंस्टीट्यूट और आगे ग्रो करे। दुकान में भी हमारी यही सोच होती है, इंडस्ट्री में भी यही सोच होती है, और कंपनी में भी यही सोच होती है। आज अगर सपोज करो जेफ बेजोस दुनिया का भैया रिचेस्ट बंदा है, ठीक है, तो वो ये सोच ले भाई कि अब अमेज़ॉन फ्री कर दे यार, अब सब चीज़ें देने लग जाए, अब इतना तो कमा लिया, कहाँ जाएंगे, यहीं तो मरना है, कोई जरा सी कब्र बननी है उसमें सोना है सबको, ठीक है। ये सोच नहीं सकते। उल्टा, और अभी आईफोन की भी बात करें तो अब जितना भी आएगा वो और महंगाई लेकर आएगा। 13 जितना है तो 14 और ज़्यादा आएगा। क्या करते हैं लोग, इनकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा थोड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता है कोई 1.5 लाख रुपए कोई फ़ोन बनाने में लगते हैं क्या? इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो बहुत कम होती है। ये सारा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये देखते हैं कि इस चीज़ को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी और कैसे उसमें पैसा लगेगा, वो पैसा आएगा तभी तो पैसा लगा पाएंगे। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, फार्मर के साथ बचता ही इतना कम था, तो वो एग्रीकल्चर में कुछ एक्सपेंड ही नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ नया नहीं कर पाए। आज भी तो करते हैं, फर्टिलाइज़र लाता है, पेस्टिसाइड लाता है, ठीक है, और अपनी खेती को बचाने के लिए पूरी बनती कोशिश करता है, लेकिन उस समय कर ही नहीं पाता था। चलो खैर, लैंड रिफॉर्म सिस्टम। दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे साथ वल्नरेबिलिटी। इसमें बताया था मैंने आपको कि एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड है, और हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लक्चुएट होती थी, कभी बारिश बहुत ज़्यादा कभी कम, और सब कुछ रेनफॉल पे डिपेंड होता था। वो वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने कोई कोशिश नहीं की।
तीसरा बताया मैंने आपको कमर्शलाइजेशन। हमारे यहाँ अधिकतर फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे अपना पेट भरने के लिए, उनको बोला गया आप कमर्शियल फार्मिंग पढ़ो। कमर्शियल फार्मिंग मतलब आप फूड ग्रेन को कम उगाओ, आप ज़्यादा किसको उगाओ, कैश क्रॉप। उनका ध्यान कहाँ पे केंद्रित किया, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप वो लोग ज़्यादा बनाने लगे। अब वो कैश क्रॉप मार्केट में बेच दिया जाता, पैसा आता, उसमें से टैक्स के ज़रिए ब्रिटिशर्स को मिल जाता, और वो जो कैश क्रॉप उगाते थे वो भी सब ब्रिटेन चला जाता। उनकी इंडस्ट्री में काम आने वाली चीज़ें थी ये सब, इंडिगो, कॉटन वगैरह। और हमारे देश में फूड ग्रेन कम हो गया, वीट कम, राइस कम, ये सब। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार हुए, और हमारे यहाँ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हुआ, और फार्मर की इनकम बढ़ी नहीं बल्कि और कम हो गई। ब्रिटिशर्स को तो फ़ायदा हुआ लेकिन फार्मर की इनकम। और सबसे बड़ा रीज़न पार्टीशन था कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन चली गई, बहुत सारे ऐसे लैंड, ऐसी इंडस्ट्रीज़ वहाँ चली गई जिनकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और गुजरात में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको रॉ मटेरियल चाहिए था। वो रॉ मटेरियल लेने के लिए जो इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान चली गई, तो वो इंडस्ट्री से यहाँ आ नहीं पाया रॉ मटेरियल, तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ डाउनफॉल पे आ गई और एग्रीकल्चर सेक्टर भी डाउनफॉल पे आ गई। ठीक है, ये सब कारण मैंने आपको कल पढ़ा दिए, परसों भी पढ़ा दिए। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्री। कौन सी? आज बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। किसकी बात करेंगे? क्या करा इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना कि कैसे प्लान्ड वे में इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया। एग्रीकल्चर तो जो किया वो किया, एग्रीकल्चर में तो अपन ये मान सकते हैं 70% ये जिम्मेदार है, 30% हम खुद भी है, क्योंकि उसमें वेदर का भी एक रोल था, फार्मर्स की भी कुछ गलतियाँ थी। लेकिन इंडस्ट्री में जो इन्होंने किया है ना, वो तो मतलब इनकी मंशा को दर्शाता है कि इन्होंने इंडस्ट्री को तो जानबूझ के ही तबाह किया। कैसे किया, यहाँ देखो। हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस थी, आज भी है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल वो लोग बनाते थे ना, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसके ऊपर इन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए अगर आप उसे इंडिया में बेचोगे तो। जैसे ये मेरा फिनिश गुड है, लेकिन ये रॉ मटेरियल है। हमने क्या करा, इस रॉ मटेरियल के ऊपर, अभी ये बनाता है रॉ मटेरियल, ये देवांश। मैंने इससे कहा, देवांश ये रॉ मटेरियल तू मुझे बेच, मैं हूँ ब्रिटिशर, मिस्टर वाइट, ठीक है। और ये गया इसके पास, किसके पास? टायर के पास, मिस्टर ब्लैक, ठीक है। या ये रामलाल के पास गया, ये रामलाल है, ठीक है। अब इसने बोला, देवांश ने, अबे अपन तो इंडिया वालों को बेचेंगे, अपन तो इनको क्यों दे मिस्टर वाइट को, ठीक है। तो सरकार ने कहा, आप अगर ये रॉ मटेरियल इंडिया में बेचोगे तो इस पर 50% टैक्स लगेगा, तो 100 की चीज़ 150 में बिकेगी। तो इसने पूछा रामलाल से, खरीदेगा तू 150 में? बोला नहीं, 150 तो बहुत महंगी है, तो इसका बिका नहीं। तो इसने कहा चलो ये ब्रिटेन को दे दो, मुझे दो मिस्टर वाइट को, 100 की चीज़ मुझे दो, 100 में ही दो, मैं कोई टैक्स नहीं लूँगा, ब्रिटेन में कोई टैक्स नहीं है। तो इसने, देवांश ने कहा हाँ ले लो ले लो। तो इसने 100 रुपये में सारा रॉ मटेरियल मुझे दे दिया। अब ये रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया, इंडिया बन गया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या? एक्सपोर्टर। इसने एक्सपोर्ट किया मुझे और सब खुश हो गए इंडिया वाले, ओ एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा। लेकिन किसका एक्सपोर्ट बढ़ा है? रॉ मटेरियल। अब ध्यान से सुनना, ये रॉ मटेरियल मेरे पास आया तो ये मेरा फिनिश गुड तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? अब मैं इसे बेचने के लिए इंडिया आया। कहाँ आया? इंडिया। अब मैंने बोला चारुल से, चारुल ये फिनिश गुड है, खरीदेगी तू? ठीक है। तो चारुल ने कहा कि नहीं सर, मैं तो इंडिया का ही माल लेती हूँ, ठीक है, और आई एम इंडियन, तो मैं इंडियंस को ही प्रेफर करती हूँ। और मेरी फ्रेंड है शुभी, ठीक है, शी इज़ ऑल्सो अ सेलर ऑफ दिस फिनिश गुड, सो आई विल लाइक टू परचेज फ्रॉम हर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है। तो ऐसा करके ये चारुल चली गई। चारुल गई शुभी के पास, शुभी से बोला, शुभी ये बोतल दे यार, कितने की है? अब ये बोतल इंडिया में भी बनती थी और ब्रिटेन से भी आती थी, समझना बराबर, सेम बोतल है, इंडिया में भी बन रही है और ब्रिटेन में भी आ रही है। ब्रिटेन से तो मैं ला रहा हूँ और ब्रिटेन से लाने में रॉ मटेरियल सारा इंडिया का ही है, तो सेम चीज़ है ये,
तो चारुल को ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन इसने कहा नहीं मेरे को ब्रिटेन से नहीं खरीदनी। तो चारुल गई शुभी के पास, शुभी से बोला ला शुभी वो बॉटल है ना वो दे मुझे। शुभी ने कहा बॉटल 100 रुपये की है, लेकिन इसके ऊपर 50% टैक्स लगा रखा है अभी सरकार ने, अभी तो ये 150 की लगेगी। तो शुभी ने कहा 150 की ये दे दूँ, सुनो पहले। तो चारुल ने कहा 150 की है, तो इसने कहा रुक जा अभी मैं कल लेती हूँ तेरे से, ठीक है। ये मेरे पास आई वापस, ठीक है। तो मेरे से बोला हाँ हेलो मिस्टर वाइट, वो बॉटल कितने की दे रहे थे आप? मैंने कहा 120 ऑन दी, इंडियंस के लिए सिर्फ 120, ठीक है। चारुल ने कहा 120, हाँ हाँ 120, ठीक है तो ये 100 की कोई सस्ती नहीं है ये, लेकिन वो तो टैक्स जोड़ के 150 हो गया है, और मेरे पे तो टैक्स ही नहीं लग रहा। ब्रिटिशर्स ब्रिटेन वालों पे टैक्स नहीं लगाते थे, तो मैं अगर ये बॉटल लेके आऊँगा कोई टैक्स नहीं है। तो मैंने कहा ये तो 120 की मिलेगी। तो चारुल ने कहा 120, तो फिर वो तो शुभी तो 150, हाँ तो ठीक है आप मेरा ऑर्डर लिख लो मेरे को भेज दो। मैं कहा आप मेरे से ले रहे हो इंडियन भाई, हाँ वो सब ठीक है आप तो अभी दे दो, ठीक है। बिकॉज फिर ये इंडियन भी भूल गई और शुभी इसकी बेस्ट फ्रेंड है वो भी भूल गई। बिकॉज व्हेन द मैटर इज अबाउट बिजनेस, जिग्नेस इज जिग्नेस, ठीक है। तो बिजनेस है फिर, ठीक है। तो इसने कहा अगर ये चीज़ 120 रुपये में मिल रही है तो ले लो भाई। इसने मेरे से 120 रुपये में ये सारी बोतलें मंगवा ली और इसने इंडिया में बेचनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये बन गई इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। पहले ये बनी थी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और अब ये बन गई इंपोर्टर, और अब ये चारुल नहीं है ये भारत है। ऐसे हुआ इंडिया के साथ। इंडिया एक्सपोर्टर बन के रह गया रॉ मटेरियल का, कच्चा माल भेजता गया, अपने ही कच्चे माल को वापस फिनिश गुड बना बना के खरीदता गया। हम बन गए इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरीके से प्लान्ड मैनर में इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। क्या ये सब चीज़ें लिख दोगे आप अच्छे से? ठीक है, ये टैक्सेशन की वजह से किया इन्होंने। जो बॉटल शुभी इंडिया में बेचेगी उस पर टैक्स लगेगा, वो सेम बॉटल अगर मैं ब्रिटेन से बेचूंगा इंडिया में तो नहीं लगेगा। कितनी उल्टी बात है। आज ऐसा थोड़ी होता है। आज आप ये बॉटल इंडिया में खरीदो टैक्स कम है, और ये बॉटल आप दुबई से खरीद के लाओ टैक्स ज़्यादा है। सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करती है कि फॉरेन को? ये पता नहीं कौन सी गंगा चला रहे थे। ये तरीके से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो डी प्रमोट कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे कि आप इंडिया वालों से तो कोई चीज़ मत खरीदो ताकि वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, और वो चीज़ आप ब्रिटेन से खरीदो ताकि वो चीज़ ब्रिटेन वालों की खूब बिके। अच्छा, ये पॉलिसी भी, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी कितनी गंदी थी। अगर आपको ऐसा ही रखना था कि अगर चारुल मुझे रॉ मटेरियल दे रही है इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो चारुल कहीं पे भी देती टैक्स ना लगता। नहीं, सिर्फ ब्रिटेन को देगी तो टैक्स नहीं लगेगा। चारुल अगर फ्रांस में देगी तो लगेगा, ऑस्ट्रेलिया देगी लगेगा, अमेरिका देगी लगेगा, अगर ये सब देश उस समय एग्जिस्ट करते थे तो। लेकिन सिर्फ मुझे देगी तो नहीं लगेगा। तो इससे तो इनका पूरा पूरा जो चीज़ था वो साफ पता चल रहा है कि ये लोग क्या करना चाह रहे थे। सुन रहे हो मेरी बात? चारुल अगर दूसरी फॉरेन कंट्रीज में रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी तो शी हैव टू पे टैक्सेस, बट द सेम रॉ मटेरियल इफ शी सप्लाई टू ब्रिटेन, नो टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड। कोई टैक्सेस। इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन शुरू हुआ। समझ गए? और भी कारण थे, ये तो एक कारण था। दूसरा, इन्होंने इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को बहुत प्रमोट किया। आज भी है, लोगों ने वो धोती पहनना और वो क्या बोलते खादी के कपड़े, ये सब बंद हो गए। लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर, वही सूट पैंट वाली जनरेशन आई तो धीरे धीरे खादी पहनना बंद किया, तो उससे भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा कम हुआ। कॉटन इंडस्ट्रीज कम हुई हमारे यहाँ क्योंकि लोग थोड़ा उसकी तरफ जाने लगे। और तीसरा ये भी था कि ब्रिटिशर्स से इन्हें कट थ्रोट कंपटीशन मिलने लगा। इतना कंपटीशन मिलने लगा कि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री उस कंपटीशन को झेल ही नहीं पाई। ठीक है, झेल ही नहीं पाई। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी कोविड के टाइम पे कुछ
कोचिंग सेंटर्स या कुछ टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, रीज़न उनको ये बोला गया, मैंने एक टीचर से बात करी, यार आप ये हिंदी वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, कि यार ये आप पहले पढ़ाते थे अब ये पढ़ाते नहीं हो। ठीक है, उन्होंने कहा सर इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कि जब कोविड आया तो लोगों ने यूट्यूब पे चैनल खोल लिया और वो चैनल पे हज़ार रुपये में पढ़ाने लग गए। अब उनको तो क्या होता है, मास रीच मिल जाती है। तो आज उनके चैनल पे अगर 1000 जना भी और 1000 जने 1000 रुपये भी देगा तो 10 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास इतनी लंबी रीच थोड़ी है, मैं तो कोटा के वही 10, 15, 20 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ी 1000 रुपये में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मेरे तो खर्चे ही नहीं निकलेंगे 1000 रुपये में। ठीक है, तो भैया मैंने तो बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारा मास क्राउड उधर चला गया। अब उधर तो क्या है, आज ये सपोज करो मैं ये वीडियो बनाऊँ या एक पेन ड्राइव बनाऊँ, ठीक है, कोई पेन ड्राइव मैंने बना ली, वो मैंने एक बार में रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड कर करके सबको भेज दी। ठीक है, मेरे क्या लगा, मेरे तो एक बार की मेहनत है। लेकिन जो बच्चा फिजिकल पढ़ा रहा है उसकी तो बार बार की है, वो डाउट भी लेगा, सब कुछ करेगा, उसको टाइम देगा, सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग होती है। लेकिन वो बच्चा तो क्या करता है, वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, और वो सीधा जा रहा है। ठीक है, अब उसे कोई मतलब नहीं है वो चैनल उसने वो कितना देखा, कितना नहीं, कितना आगे बढ़ा दिया, डाउट पूछा नहीं पूछा, डाउट बताया कि नहीं बताया, पूछा तो दूर की बात है, सामने किसने बताया, वो इतना तो एनालिसिस कर ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ ये देख रहा है यहाँ 5000 है, यहाँ 1000 है, 1000 सब्सक्राइब। ठीक है, ये वो सर ने बताया मुझे। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा ये मेरे जैसे 10-15 टीचर है जिन्होंने भाई ये चीज़ करी है कि अब उन्होंने छोड़ दिया, वो कोई दूसरी लाइन पकड़ ली। इसे बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन। बिजनेस में भी आएगा तुम्हें, जब गला काट कंपटीशन शुरू हो जाता है ना किसी फील्ड में, तो वहाँ पे सेलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन हेल्दी हो तो सबके लिए अच्छा है। ठीक है, हेल्दी इन द सेंस कि मैंने कोई चीज़ पढ़ाई, उसने भी वो चीज़ पढ़ाई, उसने कहा भाई मेरे यहाँ 1000 रुपये कम है, मेरे यहाँ 1000 रुपये ज़्यादा है, या मेरे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा है, मेरे यहाँ ये चीज़ कम है। वो चीज़ सब जगह होती है और वो एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में होना भी चाहिए, उससे कस्टमर को फ़ायदा मिलता है। लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन तो ख़त्म कर देगा। ये लोग तो क्या करते थे, सीधे अपनी चीज़ लेकर आते थे 100 में, और वो चीज़ इंडिया में मिल रही होती थी 150 में, क्योंकि वो चीज़ इंडिया में तो 80 की होती थी, लेकिन 70 रुपये का उस पर टैक्स लग जाता था, तो वो 150 की लगती थी। और कंपेयर करने वाला क्या करता था कि ये 150 ये 100 है, गो टुवर्ड्स ब्रिटेन गुड्स, और लिखा हुआ भी उस पर मेड इन ब्रिटेन आता था। भैया ये तो मेड इन ब्रिटेन अलग है, तंबूरा मेड इन ब्रिटेन, सारा रॉ मटेरियल तो इंडिया से जाता था, सारा रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, वहां पे पैकिंग होकर मेड इन ब्रिटेन लिखा हुआ आ जाता था, और सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। इतना सारा कंपटीशन हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री झेल नहीं पाई, और उससे क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। ये हमने बात करी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। किसकी बात करी? समझ में आया? पक्का? ये तो हम लोगों ने वो बात करी कि ऐसा हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होने से हमारे देश में क्या इम्पैक्ट आए, उसके ख़त्म हो गई, इस तरीके से ख़त्म हो गई, ये मैंने तुम्हें रीज़न बताया। अब इससे क्या इम्पैक्ट आए, एग्जाम में आ जाता है 3 नंबर 4 नंबर में, इम्पैक्ट बताओ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के इम्पैक्ट क्या है। ये टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले पूछना चाहूँगा, ठीक है? जैसे लक्ष्य तू बता, तू मेरा, अगर मेरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई इंडिया में, तो तेरे हिसाब से क्या इम्पैक्ट आए होंगे इसके उस समय 1947 में? वेरी गुड। जो छोटे छोटे लेबर्स काम करते थे, इंडस्ट्री बंद हो गई तो वो लोग तो इनकम का सोर्स ही खत्म हो गया, तो एक तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। रोहित और कोई पॉइंट? आराम से सोच के, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन इको में तुम्हारे खुद के भी पॉइंट होंगे ना जो नोट्स में नहीं होंगे, वो भी तुम्हें नंबर देंगे। इंडियन इको की एक खासियत है, इंडियन इको में वो चेक करेंगे तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कितना सोच सकते हो। ठीक है, और कुछ? ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही हो गया। तो हाँ बता चेरू। मतलब वही फिर वापस इनकम का सोर्स खत्म हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इंडिया का जीडीपी कम हो गया, या कह सकते हैं कि हम लोग जो चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एक्सपोर्ट कर तो रहे लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड की इजाज़त नहीं देते थे। जैसे अगर मान लो शुभी बॉटल चारुल को नहीं बेच रही ना, तो शुभी ने सोचा कि चारुल नहीं ले रही, भाड़ में जाए, अपन किसी और को देंगे, तो ये फ्रांस जा रही है, तो फ्रांस वाला भी नहीं ले सकता,
क्योंकि फ्रांस ये बेचेगी तो एक्सपोर्ट पे टैक्स और ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। रॉ मटेरियल अगर आप ब्रिटेन को दोगे तो टैक्स नहीं है, फिनिश गुड आप किसी को भी दोगे तो हैवी ड्यूटी है। किस पे? फिनिश गुड। टैक्स को टैरिफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कोई पॉइंट आप बोलो बेटा। ज़्यादा चीज़ें हम बाहर से खरीदेंगे, इंपोर्ट का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, एक ये भी है जो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है, एग्रीकल्चर पे बर्डन और बढ़ गया, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो वो इंडस्ट्री से वापस कहाँ गए? एग्रीकल्चर। इंडिया में मैं फिर बोल रहा हूँ, हम 1947 की बात कर रहे हैं, और 1947 में आप इंडिया का जीडीपी उठा के देखोगे ना, तो उसमें दो ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। उसमें ज़्यादा तो एग्रीकल्चर ही है। सर्विस सेक्टर तो अभी 20-25 साल में पनपा है। आज मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, वो मैं ये मानता हूँ सर्विस सेक्टर अभी हमारे जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे देश में जितने भी लोग हैं ना, तुम उनसे पूछोगे ना तो 50% लोग कहाँ से कमा रहे हैं? अभी सर्विस सेक्टर। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सोर्स है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई हद नहीं है। सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है और सब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। अभी कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, एक स्मॉल शॉपकीपर है, ठीक है, बैंकिंग में है, कोई इंश्योरेंस में है, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को छोड़कर सब किस में आता है? सर्विस सेक्टर, टर्शरी में आता है। आज हमारा बैंकिंग सेक्टर कितना आगे है, ठीक है, इंश्योरेंस का सेक्टर देखो, ये देखो। आज मैं अभी कई बार देखता हूँ न्यूज़ में पढ़ते हैं कि जो लोगों को सरकारी नौकरियाँ वगैरह नहीं मिलती तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंस हो जाते हैं, और काफ़ी सालों तक वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां करते रहते हैं। एक बंदे को जानता हूँ जो 35 साल का है अभी, और पागलों की तरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए जा रहा है, ये वाला एग्ज़ाम, ये बैंकिंग, ये पटवारी, ये वो। मेरा ये लगता है, मेरा ये मानना है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, के 1-2 एग्ज़ाम दे दिया, नहीं हो रहा है, आप कोई और अपना काम शुरू कर दो। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप कोई भी काम करोगे ना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इतना तो खा ही लोगे आप कि 2 भूखे तो नहीं सोओगे, ठीक है। एक मिनिमम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो आपको अर्न करके दे ही देगा। इसीलिए सरकार भी अभी सर्विस सेक्टर पे बहुत ध्यान दे रही है। सरकार जानती है हम सबको रोज़गार नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है सरकार के लिए। 135 करोड़ आबादी है, कितनी जॉब क्रिएट कर लेंगे हम? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, हद में हद 5 करोड़, कितनी जॉब हम क्रिएट करेंगे? ज़्यादा जॉब भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। कहाँ से लाए इतने? पुलिस में डाल दिया, आर्मी में डाल दिया, यहाँ जॉब वहाँ जॉब, कहाँ से लाए जॉब? जितनी होगी उतनी तो होगी, ठीक है। तो बाद में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनको कैप्चर करने के लिए हमारे पास क्या है? एक अच्छा सर्विस है। इसलिए सरकार आज क्या कर रही है? डिप्लोमा करा रही है। भाई आप ITI करो, ये वाला कोर्स करो, ये वाला कोर्स करो, उसमें आपको खुद ही रोज़गार मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मैं अभी की बता रहा हूँ। उस समय हमारे पास कोई दूसरे सोर्स अवेलेबल, तो एग्रीकल्चर के बाद, अरे इंडस्ट्री के बाद सब लोग वापस से कहाँ डाइवर्ट हो गए? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन और ज़्यादा बढ़ गया, और वो ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं था। ये मैंने पढ़ा दिया कल कि एग्रीकल्चर की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं। तो ये कुछ हुआ हमारे साथ किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एक बार रीड करो। ब्रिटिशर्स सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज देयर। मैंने आज सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करी है, ठीक है। अभी मॉडर्न इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की बात करी मैंने आपको। देखो, ब्रिटिश रूलर डिसेंट्रलाइज द इंडियन इकोनॉमी एंड द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया ना, उसके पीछे 2 कारण थे। पहला, रॉ मटेरियल इंडिया से मिल जाए चीप रेट में, ताकि इंडिया सिर्फ क्या बन के रह जाए? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। पहला कारण ये था। और दूसरा, जैसे ही वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में आ जाए तो ब्रिटेन वाले उसी से फिनिश गुड बना के इंडिया में बेचे, और इंडिया में उनका एक शेयर कैप्चर हो जाए, लोग आदी हो जाए उनके प्रोडक्ट के। तो ब्रिटिशर्स का ये 2 काम था कि पहला तो आपसे रॉ मटेरियल ले लो ताकि आप सिर्फ क्या बन के रह जाओ? एक्सपोर्टर ऑफ, और आपके ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना के आपको ही बेचे ताकि आप क्या बन के रह जाओ? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, एक्सपोर्टर ऑफ, इंपोर्टर ऑफ।
ये मोटिव था इनका। आगे मैंने समझा रखा है ये मोटिव इन्होंने कैसे पूरा किया। पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ कितनी सारी इंडस्ट्रीज थी। देखो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी वॉज वेल डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द मसलिन ऑफ डक्का, ये सब इंडस्ट्रीज़ के नाम है, मैंने भी नहीं सुने कौन से हैं, ठीक है। डाइड सिलिको, ठीक है, इसके साथ सिल्वर, ज्वेलरी, आइवरी, मार्बल कैलरिंग, मेसनरी, टैनरी, परफ्यूम, स्टोन, ये सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आता है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब समझते हो तुम? बार बार अपन यूज़ कर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? हाथ से जो बनते हैं, तो हाथ से ये सारी चीज़ें बनती है, जितनी भी चीज़ें हाथ से बनती है वो सब। और तुम देखो, आज भी पूरा वर्ल्ड ये मानता है कि हम भले टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, लेकिन जो हाथ की सफाई का काम है ना, वो हमारा सबसे ज़्यादा है। क्वालिटी आपको मिलेगी तो वो हमारे यहाँ मिलेगी। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतना इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसके बावजूद भी आज भी तुम देखोगे तो इंडिया इज़ नॉन फॉर हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, आप गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, वहाँ जो बुनकर होते हैं, ठीक है, क्या गज़ब का काम करते हैं वो लोग, ठीक है। और ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, मैसनरी, टैनरी, ठीक है, ये उसी फील्ड में आते हैं सब। ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़बरदस्त हुआ करती थी, आज भी है, इनके इतना डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने? ये सबको डिस्ट्रॉय किया। कैसे डिस्ट्रॉय किया? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इंडिया से ब्रिटेन अगर रॉ मटेरियल जाएगा तो टैरिफ फ्री, कोई टैक्स, सिर्फ ब्रिटेन जाएगा। अगर दूसरी किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो लगेगा, ब्रिटेन जाएगा तो नहीं लगेगा। यहाँ इनको समझ में आया कि ये लोग क्या चाहते थे। अगर ये या तो सारी फॉरेन कंट्री में माफ़ कर देते, ठीक है, नहीं। देखो, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ और इंडस्ट्रियल गुड्स भी अगर इंडिया में आएगा तो उस पर भी कोई टैरिफ, फिर बोल रहा हूँ, रॉ मटेरियल ब्रिटेन में आएगा कोई टैक्स नहीं, और ब्रिटेन से फिनिश गुड इंडिया में आएगा तो भी कोई टैक्स नहीं। लेकिन इंडिया में अगर आप रॉ मटेरियल बेचोगे या इंडिया में आप फिनिश गुड भी बेचोगे तो उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी। हैवी ड्यूटी इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट लीड टू द लॉस ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। इससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी खत्म हो गया और फॉरेन मार्केट भी खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, ये कारण बता रहा हूँ कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। पहला तो ये कारण था टैक्सेशन का, दूसरा कारण था लो कॉस्ट और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो ब्रिटेन से आता था, उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला, जिससे इंडिया की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। और तीसरा, ब्रिटिशर्स ने एक नई क्लास इमर्ज कर दी इंडिया में, जिससे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए, और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने से लोग इंडिया के प्रोडक्ट को कम तवज्जो देने लग गए। तो इससे भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। तो पहले कारागर में तीनों पॉइंट को अगर बोलूँ, एक एक नाम दूँ, तो पहले पॉइंट को मैं टैक्सेशन, दूसरे पॉइंट को कंपटीशन और तीसरे पॉइंट को वेस्टर्न कल्चर, तीन नाम दे सकता हूँ। क्या? टैक्सेशन, कंपटीशन और, ठीक है। ये आपकी सिर्फ सहूलत के लिए नोट्स है, रीड करना, समझना, ठीक है, लिखना आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आप ये 3 पॉइंट याद रख सकते हो और आपने मुझे आज सुना है ढंग से, तो आई एम डैम श्योर आप लिख सकते हो अच्छे से कि कैसे रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाता था, फिर ब्रिटेन से फिनिश गुड अंदर आता था, और वो फिनिश गुड और रॉ मटेरियल के हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन के रह गए, और इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। समझ में आया? इफेक्ट, हाँ बस छोड़ रहा हूँ। लास्ट चीज़, डिक्लाइन। अब ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया, बस रीड कर रहा हूँ। पहला एडवर्स इफेक्ट आया, लार्ज स्केल, बहुत सारे लेबर जो अनएम्प्लॉयड हो गए। जैसे ये वेवर्स का मैंने एग्जांपल दिया, वेवर्स, बुनकर सारे के सारे क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। छोटे तबके के लोग थे, इंडस्ट्री बंद हुई तो इनके पास कोई और काम। अभी भी याद रखना, कोई इंडस्ट्री जब बंद होती है ना, तो जिसकी वो इंडस्ट्री थी उसको इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि जिसकी वो इंडस्ट्री होती है वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन उस इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए होते हैं उसको नुकसान होता है, क्योंकि जिसकी वो इंडस्ट्री है उसने इतनी सेविंग तो कर ही ली होगी कि वो अब कुछ और कर ले। लेकिन जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा था वो तो रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाला था। इंडस्ट्री बंद। अभी कोटा का एग्जाम्पल दूँ, जेके करके एक इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी कोटा में, ठीक है, IL थी, ठीक है।
ये कुछ कोटा वैसे भी कभी इंडस्ट्री के लिए जाना नहीं गया। कोटा इज़ नोन फॉर कोचिन, कचौरी और केथून की साड़ियाँ, ठीक है। अब इंडस्ट्री जितनी थी उसमें जेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जब वो बंद हुई 25,000 लोग बेरोज़गार हो गए। मेरे दादाजी जब उसमें काम करते थे, ठीक है, और बहुत बवाल भी हुआ था। फिर सरकार ने मुआवजा भी दिया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने उस समय, ठीक है, कि आप ये काम शुरू कर दो, ये काम शुरू कर दो। बहुत बवाल हुआ था क्योंकि 25,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने सारे लोग एक झटके में बेरोज़गार हो गए, तो अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड क्राफ्टमैन माइग्रेटेड। अब वो क्या करे, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाने लग गए, और उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे बर्डन आ गया। और तीसरा, ये जितना ज़्यादा हम लोग बाहर से माल लाते थे उससे हमारा इंपोर्ट बढ़ता चला गया। और इंडिया, इंपोर्ट बढ़ना एक सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी भी देश के लिए। हमें क्या लगता है, इंपोर्ट बढ़ने से सिर्फ हमने बाहर का प्रोडक्ट यूज़ किया, यही नुकसान है? उससे इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो गई, ये तो है ही। इससे भी बड़ा नुकसान बताता हूँ मैं आपको। क्या करते थे ये लोग, याद है? मैं ये बॉटल इंडिया में दे रहा हूँ, अब मैंने चारुल से कहा, चारुल इसके पैसे। चारुल ने कहा हाँ कितने की है, 150, तो ये 150 रुपये दे देती थी। मैंने कहा 150 थोड़ी लूँगा, इंग्लैंड में 150 रुपये थोड़ी चलते हैं, इंग्लैंड में तो पाउंड चलते हैं, पाउंड लेकर आ पाउंड। तो चारुल ने कहा पाउंड कहाँ से लाऊं, इंडिया में तो रुपी चलते हैं। चारुल गई बैंक में, सेंट्रल बैंक आरबीआई से बोला पाउंड दो। आरबीआई ने कहा हमारे पास पाउंड थोड़ी, हमारे पास तो रुपीज़ है। बोला रुक जाओ, फिर भी अरेंज करते हैं। आरबीआई गया वहाँ इंग्लैंड के बैंक के पास, उससे बोला पाउंड दो। उससे बोला पाउंड हम ऐसे थोड़ी देते हैं। तो बोला आप रुपीज़ ले लो हमसे। बोला रुपीज़ है, तुम्हारे रुपीज़ का क्या करेंगे, गोल्ड दो गोल्ड। वो गोल्ड देते थे, हमारे गोल्ड के रिजर्व कम हुए, सोने की चिड़िया थे हम, थे। अब ये सोने की चिड़िया ऐसे ख़त्म हुई हमारी, सोना। गोल्ड ले लेते थे हमसे, फिर पाउंड देते थे या डॉलर देते थे, फिर वो डॉलर चारुल मुझे देती थी, पेमेंट हो जाती थी, ठीक है। फिर वो मैं वापस सेंट्रल बैंक में वहाँ डाल देता था, और उनका ख़जाना बढ़ता गया। उनके पास अपनी करेंसी भी आ गई, हमारा गोल्ड भी आ गया, और उनका प्रोडक्ट भी यहाँ बिकने लग गया। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हुई तो हुई, हमारे गोल्ड के रिजर्व भी ख़त्म हो गए। इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने हमें डिस्ट्रॉय किया। समझ में आया? चलो कल बढ़ेंगे बाकी, बाय।